everyone and welcome back. I am Sakshi and I am back with one more video for KVS PGT Biotechnology and Biology students. तो इस वीडियो में फिर से हम एक ऐसे यूनिट के ऊपर बात करने वाले हैं जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही कॉमन है। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जहाँ से काफ़ी ट्रिकी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम की अच्छी खासी वेटेज आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। सिर्फ आपके नहीं, किसी भी एग्जाम में बायोमोलिक्यूल से काफ़ी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं या कह सकते हैं कुछ यूनिट्स जो हैं वो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। मेरे चैनल पर आपको केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर कुछ 1-2 वीडियोस हैं, जैसे सेल बायोलॉजी हमने एक वीडियो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। सेल बायोलॉजी के लिए आप वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर हमने अच्छी खासी डिस्कशन काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर की है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको डिफरेंट पाथवेज और डिफरेंट साइकिल्स जो हैं, जैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, क्रेब्स साइकिल है, इस तरीके के जो पाथवेज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इन पाथवेज को डिस्कस किया है। तो वो वीडियोज आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप लोग वो वीडियोज देख सकते हो। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वन टर्न ऑफ BDNA डबल हेलिक्स स्पैन्स अ डिस्टेंस ऑफ। यहाँ पर बात हो रही है BDNA की। DNA जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से जो BDNA फॉर्म है ये सबसे कॉमन पाई जाने वाली फॉर्म है और ये राइट हैंडेड फॉर्म मानी जाती है क्योंकि ये टू द राइट साइड ट्विस्टेड होती है। इसके अलावा 2 फॉर्म्स और होती हैं, विच इज ADNA एंड ZDNA। फिर अगर मैं ADNA की बात करूं तो ADNA भी राइट हैंडेड होता है और अगर मैं बात करूं ZDNA की तो ZDNA जो है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। BDNA और ZDNA जो है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखे जा सकते हैं पेपर में। ADNA से इतने ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ADNA जो है ये इजी कंफर्मेशन नहीं होती है DNA के लिए, तो DNA बहुत रेयरली ADNA फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर मैं BDNA की बात करूं तो BDNA में क्या होता है, जो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर और एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं 10.5 बेसिस। तो जो कॉमनली हम DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वाटसन और क्रिक मॉडल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर हम BDNA के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं क्योंकि कॉमनली यही देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एक हेलिकल टर्न होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर का होता है। ZDNA के केस में क्या होता है, बेसिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.37 नैनोमीटर और हर एक टर्न में कितने बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 12 बेसिस प्रेजेंट होते हैं और एक हेलिकल टर्न जो है वो कितना होता है, 4.56 नैनोमीटर। तो ये कुछ चीजें हैं BDNA और ZDNA के बारे में जो आपको याद रखनी है। आपसे यहाँ पर BDNA डबल हेलिक्स के टर्न का डिस्टेंस पूछा हुआ है। आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा A, दैट इज 3.4 नैनोमीटर। क्यों रहेगा वो हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, DNA एंड RNA आर सिमिलर इन बोथ दैट। DNA और RNA जो है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है, हैव सेम पिरिमिडीन्स। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है ये 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग से मिलकर बनी होती हैं और पिरिमिडीन्स जो है ये 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग से बने होते हैं। प्यूरीन्स में क्या आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन और पिरिमिडीन्स में आ जाते हैं साइटोसिन एंड थायामिन। DNA के केस में होता है थायामिन और अगर मैं RNA की बात करूं तो RNA के केस में थायमिडीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो DNA और RNA के बीच में सेम पिरिमिडिन्स तो नहीं है क्योंकि DNA के केस में थायमीन प्रेजेंट होता है और RNA के केस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। फिर बोला है हैव थायमिडीन बेसिस, क्या थायमिडीन बेसिस है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। सेम शुगर्स होती हैं, नहीं होती। DNA के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और RNA के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। बचा एक ऑप्शन, आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स। तो DNA और RNA दोनों ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होते हैं, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर, और इनके पॉलीमर्स जो हैं वो बनाते हैं डीएनए और आरएनए। आगे बोला है इन भिंडी म्यूसिलेज इज मेड अप ऑफ। भिंडी में जो आपको म्यूसिलेज देखने को मिलता है, यानी कि जो स्टिकी सब्सटेंस देखने को मिलता है, वो किससे बना होता है? गलेक्टोज से, मैनोज से, बोथ ए एंड बी, या फिर लैक्टोज से। तो भिंडी में जो म्यूसिलेज प्रेजेंट है ये एक पॉलीसेकेराइड है, और अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए, इसमें प्रेजेंट होता है गैलेक्टोरोनिक एसिड, इसके साथ में गैलेक्टोज, रेमोज एंड ग्लूकोज। आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन, दैट इज गैलेक्टोज। इसके अलावा इनमें से कोई भी चीज आपको दी हो तो आपको उसको टिक करना है। फिर बोला है एटीपी की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? कार्ल लोमैन ने, लिपमैन ने, बोमैन ने, या फिर ब्लैकमैन ने? तो ए ऑप्शन के साथ आप जाओगे, दैट इज कार्ल लोमैन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता तो नहीं कर सकते। फिर तुक्का लगा के आ जाना, छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर वी ऑब्टेन। केन शुगर की, यानी कि शुगर केन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, या फिर ग्लूकोज एंड माल्टोज। तो केन शुगर जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के पॉलीमर से बनता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर बोला है इंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय। हमें पता है कि इंजाइम्स जो हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। तो बायो कैटलिस्ट होता है ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं। आपसे पूछा है कि इंजाइम्स जो हैं ये रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। चेंजिंग इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। फॉर्मिंग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये फटाफट से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं। या फिर फॉर्मिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, या फिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फटाफट से बना देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसे पहुंचाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू तक। तो ये जो एनर्जी है इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है? इंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हो जाती है लो, यानी कि अब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो आ गई यहाँ पर। तो अब इस रिएक्टेंट को सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो इंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए चाहिए होती है उसके अमाउंट को लो कर देता है। पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर बोला है द सब्सटेंस कंबाइंस मोर रेडली विद सबस्ट्रेट व्हेन। कोई भी सब्सटेंस जो है वो फटाफट से सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइन होगा जब Km की वैल्यू हाई होगी। Km क्या होता है? Km होता है माइकलिस मेंटिन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटिन कांस्टेंट जो है ये किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करता है। Km की वैल्यू जो है ये किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है। इसे माइकलिस मेंटिन कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। माइकलिस मेंटिन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 V मैक्स, यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज 1/2 द मैक्सिमम। Km जो है हम बोल सकते हैं कि Km जो है ये एंजाइम की एफिनिटी बताता है सबस्ट्रेट की तरफ। It describes affinity of enzyme towards substrate। अब काम की बात पे आते हैं। जितना ज्यादा Km होगा उतनी ही कम एफिनिटी होगी किसकी? एंजाइम की टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, और जिसकी वजह से उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जितना कम Km होगा उतनी ही ज्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम की टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जब Km लो होगा तब जो सबस्ट्रेट है फास्टर रेट पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं फास्टर रेट पर सब्सटेंस के साथ में कंबाइन होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
फिर बोला है द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर द गिवन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है? टी प्लस सी अपॉन जी प्लस ए, जी प्लस सी अपॉन ए प्लस टी, ए प्लस सी अपॉन टी प्लस जी, या फिर ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी। तो किसी भी स्पीसीज के लिए जो ग्वानिन और साइटोसिन अपॉन एडिनिन एंड थायमीन का रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और इसे हम कहते हैं शरगाफ्स लॉ। ये भी एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया था। फिर बोला है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, स्टेरॉइड, फैटी एसिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इनका डेरिवेटिव होता है एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड क्या है? ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, दैट इज फैटी एसिड्स। फिर बोला है पैराफिन वैक्सेस। पैराफिन वैक्स क्या है? एस्टर है, एसिड है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या फिर कोलेस्टेरॉल है। तो पैराफिन वैक्स जो है ये एक एस्टर है। आप ए ऑप्शन के साथ जाओगे। The amount of usable energy which is available for doing work when the temperature and pressure are uniform throughout the system is called। जब किसी सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है? कांस्टेंट है, उस समय जो एनर्जी काम करने के लिए अवेलेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्री एनर्जी या फिर एंट्रोपी। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्री एनर्जी, दैट इज सी ऑप्शन। इसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो इंट्रोपी जो है ये होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि कोई भी यूजफुल काम करने के लिए काम नहीं आती, इसलिए इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एक्टिवेशन एनर्जी की हमने अभी बात की, वो आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। इंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो इंथैल्पी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे मैक्सिमम एनर्जी जो वर्क के लिए यूज की जाती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं कि इंट्रोपी और इंथैल्पी जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आगे है चूज द करेक्ट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है? हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, सिस्टीन या फिर अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो है ये एक प्रोलिन डेरिवेटिव है। प्रोलिन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेस प्लस विटामिन सी, जो कि कोफैक्टर का काम करता है इस एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए। सो प्रोलिन की हाइड्रोक्सिलेशन से हमें मिलता है हाइड्रोक्सीप्रोलिन, और ये हमें मिलता है प्रोलिन की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद में। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्सिलाइसिन की, ये एक स्पेशल ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होता है जो कि कोलेजन में प्रेजेंट होता है। और सिस्टीन आप लोगों को पता ही है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज। एंजाइम का जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक तो होते हैं सिंपल एंजाइम्स जो कि एक सिंगल प्रोटीन से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेप्सिन हो गया या एमाइलेस हो गया, ये सिंपल इंजाइम्स होते हैं जो कि एक सिंगल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड इंजाइम्स जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिंगल प्रोटीन से नहीं बने होते, इनको को फैक्टर्स या फिर को इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है इनकी एक्टिवेशन के लिए। इन्हें नॉन प्रोटीन को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो को फैक्टर होता है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक को फैक्टर्स में आते हैं NAD, FAD। और अगर मैं इनऑर्गेनिक को फैक्टर की बात करूं तो इसमें जैसे हेमोग्लोबिन में हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ आयरन, और बायोटिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाते हैं? ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
अब होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, को एंजाइम, ये सब टर्म्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में आप लोगों ने देख लिया कि एक मेन एंजाइम है, उसके अलावा एक को फैक्टर या फिर को प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो लेकर चलते हैं कि ये हमारा आ गया एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम का ये आ गया प्रोटीन पोर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेन एंजाइम है वो ये है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोटीन पोर्शन है। और ये आ गया नॉन प्रोटीन पोर्शन। लेट अस सपोज यहाँ पर ये आ गया FAD, ठीक है। यहाँ पर हेम ग्रुप भी हो सकता है, बायोटिन भी हो सकता है, NAD भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है। तो ये जो मेन प्रोटीन पार्ट है या फिर जो मेन एंजाइम है, इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है। इसको फंक्शनल होने के लिए जरूरत होती है इस नॉन प्रोटीन पार्ट की, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं को एंजाइम। अब ये जो कोएंजाइम है ये इस एपो एंजाइम को फंक्शनल बनाने में हेल्प करता है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो ये जो एपो एंजाइम है ये फंक्शनल हो जाता है, और इन दोनों को साथ में हम कहते हैं होलो एंजाइम। आई होप अब आप लोगों को ये तीनों टर्म्स जो है समझ में आ गई होंगी। तो आपसे पूछा है कि जो प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज एपो एंजाइम। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा मैच जो है वो गलत है। फंजाई, काइटिन, एकदम सही है ये। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। फिर है फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एकदम करेक्ट है। फॉस्फोलिपिड्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। फिर बोला है इंजाइम, लिपोपॉलीसेकेराइड, एटीपी न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव, एकदम करेक्ट है। एटीपी जो है ये न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होता है। एंटीबॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंटीबॉडीज जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बोला है मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, वाइल अदर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, फॉर एग्जांपल अमोनियम आइंस, और कुछ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं जैसे कि अमोनियम आइंस। एन अमीनो एसिड अंडर सर्टन कंडीशंस, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कुछ सर्टन कंडीशंस के अंडर क्या करते हैं, वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन सेम मॉलिक्यूल। तो कुछ अमीनो एसिड्स जो है उनमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सच फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड, अमीनो एसिड की इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है। तो अमीनो एसिड्स जो है वो कुछ कंडीशंस में क्या करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ ही साथ आपके पास में नेगेटिव चार्ज भी है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म, नेगेटिवली चार्ज फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म, या फिर ज्विटर आयन फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन फॉर्म जो है ये अमीनो एसिड की वो फॉर्म होती है जिसमें अमीनो एसिड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी करता है एक ही मॉलिक्यूल में, या फिर हम कह सकते हैं एक ही टाइम पर। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, कौन से बायोमोलिक्यूल को करेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं लेसिथिन, अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, पाल्मिटिक एसिड, एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर 18 नहीं 15 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। एलेनिन कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, तो ये भी गलत है। एलेनिन जो है ये एसिडिक अमीनो एसिड नहीं होता, एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है। लेसिथिन जो है ये एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो आप ए ऑप्शन के साथ जाओगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा फैटी एसिड है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, या फिर लिनोलिक एसिड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज लिनोलिक एसिड। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कि एपोएंजाइम और कोएंजाइम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिनमें एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उनकी फंक्शनैलिटी के लिए। आपके ऑप्शंस हैं पेप्टोन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, या फिर क्रोमो
प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज पेप्टोन। पेप्टोन्स जो है ये लीनियर चेन अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट इनमें नहीं होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स की अगर बात करूं तो फॉस्फोप्रोटीन्स में नाम से पता चल रहा है फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। लिपोप्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, लिपिड प्रेजेंट रहेगा एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। और क्रोमोप्रोटीन में क्या रहेगा, FAD प्रेजेंट रहता है एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। आगे बोला है अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, एक प्योर प्रोटीन में क्या होना चाहिए, 2 एंड्स, 1 एंड, 3 एंड या फिर नो एंड्स। तो अगर मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रोटीन्स जो है ये किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड्स के पास में 2 एंड्स होते हैं, एक कार्बोनाइल एंड होता है और दूसरा अमीनो एंड होता है। तो एक आपके पास आ जाएगा ये एंड और ये आ गई आपकी अमीनो एसिड पॉलीमर चेन, और दूसरा एंड आ जाएगा आपके पास में ये वाला। तो आपके पास कितने एंड्स हो गए, एक आ गया अमीनो एंड और एक आ गया कार्बोनाइल एंड। तो 2 एंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर बोला है द फोर्स दैट मेंटेन्स 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज मेनली, प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, नॉन कोवलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो हैं ये प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस आ जाती हैं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डीएनए इज मोर एसिडिक देन आरएनए, RNA is more acidic than DNA. Both RNA and DNA are equally acidic. DNA and RNA are both positively charged and highly acidic. DNA और RNA दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और बहुत ज्यादा एसिडिक हैं। तो डीएनए और आरएनए में से आरएनए जो है ये ज्यादा एसिडिक होता है, तो आप बी ऑप्शन के पास जाओगे, दैट इज आरएनए इज मोर एसिडिक देन डीएनए। आगे बोला है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर 2 आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स नोन एज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये दोनों आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एनोमर्स, एपीमर्स, इनेंशियोमर्स या फिर कॉन्फोमर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन की वजह से वेरी करते हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। एनोमर्स क्या होते हैं, जो साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उनके केस में जो एपिमर्स होते हैं उन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स जो कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन की वजह से डिफर करते हैं। तो लीनियर मोनोसेक्राइड्स के केस में हम एपिमर्स बोलते हैं और साइक्लिक के केस में हम एनोमर्स बोलते हैं। इनेंशियोमर्स होती हैं मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बोला है ग्लूकोज गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल AgNO3 बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ये किसकी प्रेजेंस को टेस्ट करता है, कीटोन की, एमाइड की, एस्टर की या फिर एल्डिहाइड की। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड डिपेंड्स अपॉन, फैटी एसिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर ब्रांचिंग। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, आप जाओगे डी ऑप्शन के साथ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फिर बोला है मोस्ट ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ज्यादातर जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आरबीसीज के अंदर, लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके या फिर एल्ब्यूमिन के साथ में बाइंड फॉर्म में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फैटी एसिड्स जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ में कंबाइन होकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर बोला है एन इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज, फॉस्फेटिडिक एसिड और फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है इनका एक इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, ग्लिसरॉल, लाइसिन, कोलेस्टेरॉल या फिर ग्लूकोज। इनमें ग्लिसरॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, आप ए ऑप्शन के पास साथ जाओगे। The combination of an amino alcohol, fatty acid and sialic acid forms phospholipids, sulfolipids, glycolipids या फिर amino-lipids। तो अमीनो अल्कोहल, फैटी एसिड और सियालिक एसिड का कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो आप सी ऑप्शन के साथ जाओगे। फिर बोला है गैंग्लियोसाइड्स कंटेन, गैंग्लियोसाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिरेमाइड स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सियालिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं,
ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा सियालिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सिरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सियालिक एसिड ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो आप ऑल ऑफ दीज ऑप्शन के साथ जाओगे। आगे बोला है कोलेस्टेरॉल इज इसेंशियल फॉर अ नॉर्मल मेम्ब्रेन फंक्शंस बिकॉज कोलेस्टेरॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है क्योंकि कैन नॉट बी मेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स इसको नहीं बना सकते। स्पैन्स द थिकनेस ऑफ द बायलेयर, ये बायलेयर में अपने आप को इम्बेड कर देता है। कीप्स मेम्ब्रेन फ्लूइड, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। या फिर कैटेलाइजेस लिपिड फ्लिप फ्लॉप इन द बायलेयर, या फिर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो बायलेयर में होती है लिपिड्स की उसको कैटेलाइज करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका मेजर रोल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। Next is the UV rays of sunlight are responsible for the formation of the vitamin D in the skin is from। UV rays जो कि सनलाइट की इंपॉर्टेंट रेस होती हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये विटामिन डी को कैसे बनाती हैं? बाय कोलेस्टेरॉल, एर्गोस्टिरोल, कोल कैल्सिफिरोल या फिर कैल्सिफिरोल। तो जिस टाइम पे सनलाइट का एक्सपोजर होता है हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल है ये क्या करता है? ये यूवी पी रेस को एब्जॉर्ब करता है और ये प्री D3 में कन्वर्ट कर लेता है खुद को, और ये प्री D3 जो है ये आगे चलकर आइसोमेराइज होकर विटामिन D3 का फॉर्मेशन करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज कोलेस्टेरॉल। आगे बोला है व्हाट आर बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड्स, एम्फीपैथिक कोलेस्ट्रॉल एनालॉग्स विद डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, एस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल या फिर हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरोल्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये एम्फीपैथिक कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। एम्फीपैथिक कोलेस्ट्रॉल्स का मतलब हो गया इनके पास में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास में डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसी रीजन से हमारा जो डिओडिनम होता है, डिओडिनम में बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से डिओडिनम के अंदर डिटर्जेंट लाइक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। आगे बोला है बाइल सॉल्ट्स एक्ट एज डिटर्जेंट्स इन द डिओडिनम बिकॉज बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे डिओडिनम के अंदर एज डिटर्जेंट्स एक्ट करते हैं क्योंकि ऑफ देयर एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एम्फीपैथिक होता है। दे कंटेन हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, दे कैरी एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज या फिर दे आर जिटर आयंस एट द पीएच ऑफ डिओडिनम। तो मैंने अभी बताया कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है एम्फीपैथिक होता है, इनके पास में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमारे डिओडिनम के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सके। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियोस। बहुत बार मेरे से वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो। आई एम सो सॉरी फॉर कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू माई नोटिस। आई एम ट्राइंग कि मैं कम से कम मिस्टेक्स करूं ताकि मेरी वजह से आपका कोई लॉस ना हो। कमेंट सेक्शन आप लोग चेक कर दिया करो, कोई भी मिस्टेक अगर मेरे से किसी वीडियो में होती है तो मैं कमेंट्स में उसको टॉप पर पिन कर देती हूँ ताकि आपकी नज़र वहां पर पड़ जाए, क्योंकि पिन कमेंट्स जो होते हैं वो सामने नज़र आते हैं, आपकी नज़र पड़ जाए और आप लोग देख लो वहां पे। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड प्रिपेयर वेल। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।